ऑनलाइन क्लासेस के अंदर पिछले लेक्चर्स में अपन पढ़ रहे थे मेटल लिगेंड्स बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्स के अंदर, है ना। तो आज अपना स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर अपन ने बीबीटी की कमियां देख ली थी, बीबीटी की अच्छाइयां भी देखी थी। सब अपन ने बीबीटी कंप्लीट कर लिया था वहाँ कि बीबीटी क्या एक्सप्लेन कर पाती है, क्या नहीं कर पाती है। आज अपना जो कॉन्सेप्ट है, जो मेन है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, वो है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये थ्योरी आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पर क्वेश्चंस आएंगे आपके, और यही पूछने वाले एग्जाम के अंदर भी कि CFT क्या है। CFT या तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए पूछते हैं या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए पूछा जाएगा, और कभी कभी आपको वर्गाकार समतलीय के लिए भी पूछ सकते हैं। लेकिन CFT अब बात आती है कि आई कहाँ से है, क्या यूजेस हैं, क्या कैसे ये किसी भी मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन कर पाती है, वो अपन देखेंगे। आप देखो CFT के अंदर आपको सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक की कक्षकों की आकृति कैसी होती है, शेप कैसी होती है। साथ में आपको ट्रांजिशन मेटल तो पता होना चाहिए ही, साथ में डी कक्षकों की अपन को आकृति पता होनी चाहिए कि किस प्रकार से इनकी आकृति होती है, क्या शेप होती है। सबको पता है कि S को अपन गोलाकार मानते हैं, P को अपन डबलाकार मानते हैं, और D को अपन डबल डबलाकार मानते हैं। तो मानते हैं, लेकिन डी कक्षकों का अपन अगर स्प्लिटिंग करवाएं तो वो किस आधार पर होगी, वो सब आना चाहिए। अब पहले CFT का बेसिक इंट्रोडक्शन दे देते हैं। CFT का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है इतनी, क्योंकि देखो आपके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक क्रिस्टल क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। उन सॉलिड के अंदर अपन चर्चा करते हैं। बेसिकली ये आपके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये थ्योरी आपके आई कहाँ से, इसका जनरेट कहाँ से हुआ है, क्या केमिस्ट्री में इस थ्योरी का निर्माण हुआ था या कहीं और से आई थी। देखो ये जो आपकी CFT थ्योरी है वो फिजिक्स से उधार ली गई थ्योरी है। जब केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल्स की व्याख्या नहीं कर सकते थे बीबीटी के द्वारा, कि बीबीटी के द्वारा किसी भी कॉम्प्लेक्स को अपन ना तो उसकी कलर डिफाइन नहीं कर सकते थे, ना उसकी अपन शेप बता सकते थे, और ना ही अपन उसकी जियोमेट्री बता सकते थे। उसके बाद में क्या किया, केमिस्ट होते हैं उन्होंने फिजिक्स के ये थ्योरी क्या करी, उधार ली। उधार से फिजिक्स वाले जो फिजिक्स के अंदर जब सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हैं, देखो सबसे ज़्यादा सॉलिड्स की स्टडी फिजिक्स में की जाती है। केमिस्ट्री में तो की जाती है लेकिन बहुत कम की जाती है, लेकिन फिजिक्स में आपके सॉलिड कंपाउंड्स की स्टडी सबसे ज़्यादा की जाती है, उनकी स्ट्रक्चर देखी जाती है, किस आधार पर ज्ञात होती है। तो ये वहाँ थ्योरी होती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वहाँ जब क्रिस्टलों पर जो अपन कॉम्प्लेक्सेस पढ़ते हैं, जो अपने डी ब्लॉक के ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कॉम्प्लेक्स है, वो भी क्या है, एक तरीके से क्रिस्टल ही होते हैं, है ना। तो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, उन्हीं के क्रिस्टल की व्याख्या करेंगे अपन। लेकिन अब फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर फिजिक्स की थ्योरी को केमिस्ट्री पर अप्लाई करना, कुछ तो प्रॉब्लम होगी, कुछ तो चेंजेस करने होंगे। क्या चेंजेस करने होंगे वो देखेंगे आगे। देखो फिजिक्स के अंदर कभी भी किसी भी बॉन्ड की व्याख्या नहीं की जाती। जैसे अपन फिजिक्स में केमिस्ट्री में मानते हैं, जैसे आपके पास NaCl है, इनके बीच में क्या है, बॉन्ड बनता है। क्या फिजिक्स में ऐसा होता है, कभी बॉन्ड का जिक्र होता है? जब फिजिक्स के अंदर बात की तो बॉन्ड तो वो जानते ही नहीं कि कोई बॉन्ड भी बनता होगा। वो क्या जानते हैं कि एक अट्रैक्शन होगा, यानी कि डाइपोल अट्रैक्शन हो सकता है ना। केवल वहाँ वो जानते हैं कि जब एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं, तो वहाँ केवल वो एक अट्रैक्शन होता है ना। तो उस अट्रैक्शन की व्याख्या की जाती है। जबकि अपने केमिस्ट्री में क्या होता है, केवल अपने बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जब भी अपन कभी भी दो मॉलिक्यूल्स या दो एटम्स को अपन साथ में रखते हैं जिसपे प्लस और माइनस चार्ज हो, या किसी भी
वजह से उनमें ओवरलैपिंग होती है और बॉन्ड का फॉर्म होता है। लेकिन फिजिक्स में कभी भी ये जिक्र नहीं होता है कि किसी मॉलिक्यूल में ओवरलैपिंग हो रही है या वहाँ कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि वो ओवरलैपिंग वगैरह तो जानते ही नहीं है, केवल जानते तो है तो ये जानते हैं कि उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन पाया जाता है। तो देखो अपन जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखेंगे तो वहाँ केवल अट्रैक्शन की ही बात करेंगे अपन भी, वहाँ कोई बॉन्ड की बात नहीं करेंगे, लेकिन कभी कभी बॉन्ड की भी करेंगे। ओके, लेकिन केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो बॉन्ड ही नाम निकलता है अपने मुंह से, कभी भी अपन ये नहीं कहते कि दो एटम्स के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। ओके, आज अपन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पहली बात देखिए उधार ली गई थ्योरी है, कहाँ से, फिजिक्स से ली गई है, और वो केवल किस पे अप्लाई की जाती है, सॉलिड्स पे अप्लाई की जाती है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आपके डी कक्षकों का, डी कक्षकों के ऊपर ही अपन देखो अप्लाई की जाती है, एफ पे भी की जाएगी, डी पर भी की जाएगी, अपन पी पर किस आधार पर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या होता है, कक्षकों का विपाटन होता है, विपाटन मतलब स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग मतलब कि दो कक्ष, अगर कोई कक्षक है, अगर आपके पास पी कक्षक है, 3 कक्षक होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड होते हैं, उनका विपाटन आप किस आधार पर करोगे, नहीं कर सकते, क्योंकि सबकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। कैसे, पी से स्टार्ट, देखो एस का तो कोई यहाँ मतलब ही नहीं है, एस में तो एक कक्षक है, एक कक्षक को आप कितना विपाटन कर दोगे, अगर आपके पास ऑर्बिटल ही एक है तो इसका विपाटन क्या आधा आधा करोगे, ये करोगे कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें, ये तो हो ही नहीं सकता ना, तो ये तो भूल जाओ कि एस कक्षक के अंदर आपके SCFT लागू होती है। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स पे आते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्या होता है आपके PX, PY और PZ होता है, 3 प्रकार के कक्षक होते हैं, तीनों प्रकार की क्या होती है, एनर्जी भी सेम होगी, क्योंकि जब इनका फॉर्मेशन हो रहा है तो वो डबलाकार होती है पी कक्षक। तो ये कैसे होता है आपके, या तो क्या हो सकते हैं इस तरीके से एक्सिस पर हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं इनके एक्सिस के बिटवीन हो सकते हैं। 2 प्रकार की पॉसिबिलिटीज है, जब एक्स पर हो तो एक्सिस PX हो जाएगा, अगर Y एक्सिस पर हो तो PY हो जाएगा, और Z एक्सिस पर हो तो PZ हो जाएगा। तो अगर इनको देखा जाए ओवरऑल तो इनकी क्या होती है, एनर्जी सेम होती है, एनर्जी सेम होती है तो इनका अपन क्या नहीं कर सकते, इनकी स्प्लिटिंग नहीं करवा सकते। अब बात आती है डी ऑर्बिटल्स की, डी ऑर्बिटल्स की अपन क्या करवा सकते हैं, स्प्लिटिंग करवा सकते हैं, जैसे वो F ऑर्बिटल की भी करवा सकते हैं, बट F के अंदर क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए, कॉम्प्लिकेटेड कहानी हो जाती है, उस कॉम्प्लिकेटेड कहानी को एक्सप्लेन करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ओके, केवल हम डी कक्षकों को तक ही आकर रुक जाते हैं कि डी कक्षक का इस तरीके से विपाटन होता है। पहले आपको क्या करना होगा, डी कक्षकों की आकृति देखनी होगी, किस प्रकार से डी कक्षकों की आकृति होती है और किस तरीके से इनका निर्माण होता है। तो सबको पता है डी कक्षक कितने होते हैं, 5 होते हैं, लेकिन अगर 6 भी बनाए तो इसमें भी कोई वो नहीं है, बुरी बात नहीं है कि 6 कक्षक भी होते हैं, माना कि किसी के भी ये बात बचने वाली नहीं है कि 6 कक्षक किस तरीके से होंगे, है ना। तो अभी बताते हैं आपको कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके डी कक्षकों की आकृति याद रखना। अगर आपको आकृति याद है तो मतलब CFT के कुछ कॉन्सेप्ट तो आपको याद हो ही गए ऐसे ही। तो डी कक्षकों की अपन देख रहे हैं, डी ऑर्बिटल्स की अपन आकृति देखते हैं तो अपने पास 5 डी कक्षक होते हैं, सबको पता है। अब इनको अपन किस तरीके से बताएंगे कि अपने पास DXY होगा, DYZ होगा, DZ है ना। तो 5 प्रकार के कैसे होंगे, एक तो होगा DXY, एक होगा DYZ और एक होगा DZX और एक होगा आपके DX2 Y2 और एक होगा DZ2। इस तरीके से 5 कक्षक होते हैं। पांचों के नाम ये होते हैं कि एक को अपन DXY बोल दे, एक को DYZ बोल दे, एक को DXZ बोल दे, या एक को DX2 Y2 बोल दे, एक को DZ2। अब बात आती है कि इनका निर्माण कैसे हुआ, किस तरीके से ये बने। तो आप देखो आपके जब आपके एक्सिस अपन ड्रॉ करते हैं, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस ड्रॉ करते हैं, तीनों एक्सिस को ड्रॉ करने के लिए अपन ने क्या किया, किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। देखो आपके एक्स वाई जेड एक्सिस कहीं भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपने आज तक ये पढ़ा है कि केवल एक्स इसे मान रहे थे, वाई इसे मान रहे थे, जेड अपन इसे मान रहे, क्योंकि जब 3D के अंदर कोई चीज़ होती है तो वो कहीं भी मेंशन की जा सकती है। यहाँ ये नहीं है कि आपकी एक्स यही होगी, वाई यही होगी, जिस किसी भी एक्सिस को मेंशन कर रहे हो वहाँ अपन को क्या करना होता है, उसका नाम लिखना होता है। कि अपन यहाँ मान लो मैंने जेड इसे मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी मान सकते हैं, है ना।
तो इसके लिए होना नहीं है कि अपने को कहाँ एक्सिस माने। तो मान लो मैंने ये किया कि ये अपना हो गया जेड एक्सिस और ये हो गया एक्स, है ना। जेड और एक्स एक्सिस ले रहे हैं, एक एक्सिस आपके क्या होते हैं प्लेन के, प्लेन पर नहीं होती, दो प्लेन में होती है। तो मैंने क्या किया, इसमें एक तो एक्सिस जेड एक्सिस के अलाउंग और ये हो गया वाई। अब तो ये कर्सर अपना क्या होता है, डबल डंबलाकार होता है। डी कर्सर की आकृति क्या होती है, डबल डंबलाकार होती है। ये डबल डंबलाकार कहाँ लाई कर रहा है, आपके एक्स और जेड एक्सिस के बिटवीन लाई कर रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि ये कौन सी हो गई, डी एक्स डी जेड एक्स हो गई। अगर मैं इसी तरीके से इस एक्सिस को क्या करूं, वाई मान लूं और इसे जेड मान लूं, तो इसमें क्या होगा, अब ये अपना जो डबल डंबलाकार आकृति है डी अक्षों की, वो कहाँ लाई कर रही है, जेड और वाई एक्सिस के बिटवीन लाई कर रही है। तो देन अपन कह सकते हैं कि ये अपनी कौन सी एक्सिस हो गई, डी जेड वाई हो गई। और इसी तरीके से अगर अपन क्या करें, वाई हो गया एक्स वाई जेड, अगर इसे एक्स मान ले और इसे वाई मान ले, अब एक्सिस को चेंज कर दिया कि एक को एक्स मान ले, एक को वाई एक्सिस मान ले। अगर इनके बीच में जो डी अक्ष की आकृति है उनको अपन वहां प्रेजेंट करें, तो ये अपने हो गए डी एक्स वाई। तो ये अपने तीन ऑर्बिटल हो गए जो अपने डी कक्षक के होते हैं, है ना। तो डी कक्षकों की तीन ऑर्बिटल तो हो गए। इनमें अपन को अगर लोब की बात आए, कितने लोब है, 1 2 3 4 लोब होते हैं इसके अंदर, पालियां, है ना, लोब्स का मतलब। अगर डी अक्स डी जेड एक्स डी जेड वाई डी एक्स वाई के अंदर लोब पूछी जाए तो कितनी लोब होती है, तो 4 लोब होती है। कंप्लीट में नहीं, एक में 4 लोब होती है। डी जेड एक्स में 4 लोब होती है, डी वाई जेड में 4 लोब होती है, डी एक्स वाई में 4 लोब होती है। अगर इसी तरीके से अपन को क्या करना है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ड्रॉ करना है, तो किस तरीके से करेंगे, अगर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ड्रॉ करना है तो मान लो मैंने क्या किया, इसे एक्स और इसे वाई एक्सिस ले लिया। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ क्या होगा, ये आपके एक्सिस के बिटवीन थी, जबकि आपके जब डी एक्स और वाई स्क्वायर होती है वो आपके क्या रहती है, एक्सिस के ऊपर होती है। जो आपका डी ऑर्बिटल डबल डंबलाकार होता है, इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसे इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो दोनों ये तो क्या होती है, एक्सिस के बिटवीन होती है, जबकि ये क्या होती है, एक्सिस के ऊपर होती है, एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होगी। इसीलिए अपन इसे क्या कहते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहते हैं। तो अपने अगर एक्सिस पर ऊपर हो डी एक्स स्क्वायर, तो इसे कहा जाता है डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब इसी तरीके से अपने को क्या करना है, डी जेड स्क्वायर बनाना है। डी जेड स्क्वायर किस तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि अब अपने पास कितने, तीन ऑर्बिटल अपन ने पहले बना ली। अब अपना जो नेक्स्ट होगा, अगर मैं इसे जेड मान रही हूँ, इसे मान लूँ वाई, तो अगर एक्सिस के ऊपर ही ले रहे हैं अपन, तो ये क्या हो गया आपका डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से अपन क्या करें, इसका जेड और एक्स ले लें, एक्सिस के ऊपर रखें अब इसे, तो ये क्या हो गया आपका डी जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आपके कितने हो गए, अब डी ऑर्बिटल्स की अपने को अपन को देखना है, कितने हो गए, 6 डी ऑर्बिटल्स हो गए। लेकिन अब आप बोलोगे कि केवल 5 ऑर्बिटल होते हैं, 6 कैसे हो गए। देखो बना तो अपन ने 6 दिया, लेकिन होता क्या है, अगर पूछा जाए कि डी ऑर्बिटल कितने होते हैं, तो अपन नॉर्मल कंडीशन में कह सकते हैं कि 6 होते हैं। कब एक्सप्लेन करना हो, क्योंकि अगर आपको आता है आगे एक्सप्लेन करना, तो आप 6 बता के आगे एक्सप्लेन कर सकते हो कि 2 तो आपके क्या होते हैं, मर्ज हो जाते हैं। अब आपके जो ऑर्बिटल्स है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वो क्या होते हैं, मर्ज हो जाते हैं। मर्ज होकर क्या बनाते हैं, डी जेड स्क्वायर बनाते हैं। वो किस तरीके से मर्ज होंगे आपके, अब आपके ये क्या होते हैं, इनको मर्ज करना है अपने को, 5 अक्षर बनाने हैं, क्योंकि होते तो 5 ही है। तो इन्हें अपन मर्ज करके किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ये हो गया आपका एक्स जेड पे। अगर इसे रख रहे हैं यहाँ पर, तो 2 पालियां तो क्या होगी, इस तरीके से गोलाकार में, ये दोनों क्या करेंगे, गोलाकार में रहेगी अपने, है ना। और जेड क्या हो गया, जेड एक्सिस पर हो गए, तो ये अपनी होती है इस तरीके से अपन ड्रॉ करते हैं। ये क्या करेगी, अपन कह सकते हैं कि 2 पालियां इस तरीके से और 2 पालियां इस तरीके से, किस तरीके से,
जाती है, जो एक्स और वाई पर एक्सिस पर है वो इस तरीके से ओवरलैपिंग कर लेगी एक दूसरे को, तो ये क्या हो जाएगी डी जेड स्क्वायर संरचना बन जाएगी, ये हो गई डी जेड स्क्वायर। ओके, अब बात आती है कि प्योर डी कक्षक कौन से होते हैं। प्योर का मतलब होते हैं जो किसी भी मिक्सिंग से नहीं बने हुए होते हैं, उन्हें प्योर कहा जाता है। तो प्योर आपके पास कितने हैं, 4 डी कक्षक प्योर होते हैं, जबकि आपके अगर प्योर 4 की बात आती है ना, तो 4 कौन कौन से हो गए आपके, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और मिक्स, अगर मिक्स और डी ऑर्बिटल पूछा जाए कि मिक्स डी ऑर्बिटल कौन सा है आपके, तो डी जेड स्क्वायर मिक्स डी ऑर्बिटल होता है। इन चारों डी ऑर्बिटल्स में क्या होता है, कितने लोब्स होते हैं, प्रत्येक के अंदर 4-4 लोब होते हैं। ओके, प्रत्येक के अंदर। जबकि आपके डी जेड स्क्वायर की बात की जाएगी, डी जेड स्क्वायर में कितने लोब पाए जाते हैं, तो आप देखिए बताओ इसमें कितने थे, 4 इसमें 4 इसमें, तो 8 लोब हो गए। तो कंप्लीट इसमें पाए जाते हैं 8 लोब पाए जाते हैं, क्योंकि ये क्या होती है आपकी मिक्सिंग से बनी है, डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर के मिक्सिंग से बनी हुई है डी जेड स्क्वायर। देख तो अपने पास कितने हो गए लोब्स, 8 लोब पाए जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि कितने अब डी ऑर्बिटल कितने हो गए, 5 डी ऑर्बिटल हो गए अपने पास, है ना। अगर इन्हें सही से ड्रॉ किया जाए, डी ऑर्बिटल, अब सही है, कितने हो गए 5, ये हो गए 5। इसमें हो गया डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये हो गए 5 ऑर्बिटल्स आपके। अब इसमें से पूछा जाता है कि प्योर है आपके 4 प्योर है, और जो कि मिक्स कौन सा है आपके, डी जेड स्क्वायर। अब पूछा जाएगा इसमें लोब्स से, तो प्रत्येक में कितने होते हैं आपके, इनमें 4 लोब्स होते हैं, अपन ने देखा है अभी, और इसमें कितने होते हैं, 8 लोब पाए जाते हैं। ओके, तो ये हो गए अपने डी ऑर्बिटल्स की कहानी, जितनी डी ऑर्बिटल्स की अपने कहानी देखी वो हो गई। अब इन्हें अपन को क्या करना, स्प्लिटिंग करवानी है। अब स्प्लिटिंग किस आधार पर करें, स्प्लिटिंग का मतलब होता है कि कक्षकों का विभाजन किस तरीके से करें। अपन को क्या करना है, ये हो गए आपके, मान लो ये हो गए आपके 5 डी। बात आती है कि डी कक्षकों का अपन क्या करें, स्प्लिटिंग किस आधार पर करें, किस आधार पर इनकी स्प्लिटिंग होगी। अब अपन को मैंने मान लिया कि देखो, मान तो किसी को कुछ भी सकते हैं कि डी जेड स्क्वायर को इसे या आगे वाला मानो पीछे, कहीं भी कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार क्या करते हैं अपन, इसे डी एक्स स्क्वायर मान लें, क्योंकि यहाँ अभी तो कोई इतना है नहीं कि अपन किसे माने, क्योंकि अपने पास कोई कॉम्प्लेक्स नहीं दिया गया है कि उस कॉम्प्लेक्स के आधार पर अपन बताएं कि डी एक्स स्क्वायर ये हो गया, डी जेड स्क्वायर ये होगा, क्योंकि अभी यहाँ कुछ भी अपने पास मेंशन नहीं है। तो अपने पास अगर कोई खाली डी ऑर्बिटल है, तो खाली डी ऑर्बिटल का मतलब कि इनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। एनर्जी सेम होती है तो अपन किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ अपने को डी एक्स स्क्वायर इसे मान रहे हैं, डी वाई जेड इसे मान रहे हैं, डी जेड एक्स इसे मान रहे हो, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसे मान रहे हो, डी जेड स्क्वायर इसे मान रहे हैं। तो अपन ने क्या किया, इसे 5 के नाम दिए। अब अपने को क्या करना है, इनकी स्प्लिटिंग करवानी है। स्प्लिटिंग किस आधार पर करवाएंगे, जब अपन ने डी कक्षकों की आकृति देखी, उनकी स्ट्रक्चर देखी, तो किस आधार पर अपन किस आधार दो भागों में बांट रहे थे। एक तो अपने पास हो रही थी एक्सिस के बिटवीन था, है ना, लोब्स, और एक था एक्सिस के ऊपर लोब्स थे, तो उस आधार पर इनकी स्प्लिटिंग करते हैं। तो ये 3 तो क्या थे आपके एक्सिस के बिटवीन थे, है ना, और ये 2 क्या थे आपके एक्सिस के अलोंग थे, है ना। तो 2 कक्षों को इस तरीके से इनका विभाजन करेंगे तो अपने पास 2 तरीके से विभाजन होता है। अगर मान लो तीनों कक्षों को मैंने क्या किया, नीचे रख दिया, तीनों को ऊपर रख दिया।
ओके। तो इस तरीके से इनका विपठन होता है। अब ये स्प्लिटिंग आपके किसके आधार पर होगी, यह होती है आपके कॉम्प्लेक्स किस तरीके का है। क्या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, तीनों कक्षक ऊपर रहेंगे, ये दोनों कक्षक नीचे रहते हैं। जबकि आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि तीनों कक्षक नीचे रहते हैं, दो कक्षक ऊपर रहते हैं। तो इस आधार पर इनका क्या होता है, स्प्लिटिंग होती है। अब इन जो अपने पास एक्सिस के बिटवीन थे, है ना, जो लोब्स, उनका नामकरण करते हैं अपन T2 जी, और अपन जो एक्सिस के अलोंग थे उनको बोलते हैं इजी कक्षक। देखो T2 एक तरीके से सिमेट्रिक लिया गया, यानी कि एक तरीके से ग्रुप थ्योरी से वर्ड आता है जो आपके अभी नहीं है, जब आगे क्लासों में पढ़ोगे तब ग्रुप थ्योरी के अंदर इनका किस तरीके से नामकरण किया जाता है वो आगे होता है ना, यहाँ नहीं है। बस आपको नाम याद रखना है कि इन्हें T2C और इजी बोला जाता है। ओके। और ये जी का मतलब होता है जीरेड, जीरेड का मतलब होता है सम्मिति। अनजीरेड और जीरेड वर्ड आते हैं आपके, जब आपने कभी एमओटी पढ़ी हो उसके अंदर आपने क्या किया हो कि किसी का बॉन्ड ऑर्डर निकाला उस ट्रिक से, यानी कि उस फॉर्मूले से जिसमें अपन पाई स्टार सिग्मा स्टार वाला फॉर्मूला यूज करते थे, उस फॉर्मूले में अपन जीरेड अनजीरेड भी वहाँ मेंशन करते, तो उस आधार पर अपन ये जीरेड और अनजीरेड लिखते हैं। तो ये दोनों वर्ड अगर देखा जाए तो ओवरऑल ये कहाँ से आते हैं, ग्रुप थ्योरी से आते हैं, जो अभी आपके नहीं है। तो जी का मतलब होता है जीरेड और इस जी का मतलब जीरेड का मतलब होता है सिमेट्रिकल, यानी कि सम्मिति से लिया गया है। ओके। अब ऑक्टाहेड्रल में तो अपन T2C और इजी वर्ड यूज करते हैं, लेकिन जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ेंगे तो केवल T2 वर्ड यूज करेंगे और यहाँ केवल ई वर्ड यूज करेंगे। ओके। वहाँ जीरेड का नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो वो किस आधार पर होता है, उस आधार पर लिया जाता है। वो सब आगे बताऊंगी किस आधार पर होता है, किस एक्सिस पर, है ना, कौन से एक्सिस काम में आते हैं। जब मेटल के साथ जब लिगेंड अप्रोच करता है तो कौन से एक्सिस यूज करता है, उस आधार पर अपन जीरेड अनजीरेड यूज करते हैं। तो अपन ने क्या किया, डी कक्षकों का विपठन किया, यानी कि स्प्लिटिंग की। स्प्लिटिंग की दो भागों में किया, दो भागों के अंदर तीन कक्षक नीचे रह गए, दो कक्षक ऊपर रह जाते हैं। ये होता है आपके ऑक्टाहेड्रल केस के अंदर। और अगर टेट्राहेड्रल केस की बात की जाए तो तीनों कक्षक ऊपर रहेंगे और दोनों कक्षक नीचे रहेंगे। ओके। तो अपन ने डी कक्षकों की कहानी तो पढ़ ली कि इस तरीके से होती है। अब देखेंगे अपन किसी भी कॉम्प्लेक्स को लेकर, यानी कि अपन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए देखेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, किस तरीके से इनका विपणन। अब देखो ये एनर्जी भी आपकी डिफरेंट तरीके से रहेगी। CFSE किस आधार पर निकाली जाती है, कि जो एनर्जी होती है उसे CFSE कहा जाता है, वो किस आधार पर निकाली जाती है वो देखेंगे। दोनों आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स के लिए और चतुष्फलकीय कॉम्प्लेक्स के लिए। हो गया, आज के लिए इतना ही काफ़ी है फिर। ओके।